तो गाइज देखो, बाकी लोग तब तक ज्वाइन होते रहेंगे, हम ये एक सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना बहुत अच्छी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपको बहुत ही लेवल पे है, ठीक है। अगर आप बेसिक देखो तो आपको 11-12 में भी है, अगर आप एडवांस देखो तो फाइनल तक है, ठीक है। सो याद रखना दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मतलब क्या है? आपको एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या क्या खर्चे आ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो। क्योंकि देखो, कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे मटेरियल क्रूशियल रोल प्ले करता है, लेबर क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल और डिसीजन मेकिंग टूल है। कई सारे डिसीजन, मतलब हमने किस सप्लायर से ऑर्डर करना चाहिए, किस सप्लायर से मंगवाना चाहिए, हर सप्लायर सब सही है, क्वालिटी में, कॉस्ट में, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन कई सारे डिसीजन हम ट्रांसपोर्टेशन के बेस पे डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं यार, ये सप्लायर हमें ज़्यादा बेटर रहेगा ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। अरे सिंपल डे टू डे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का देख लो आप मटेरियल ये करते हो, आजकल तो सब फूड डिलीवरी, बराबर, ये पैंडेमिक ने तो फूड डिलीवरी को और ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है। सो आप अगर कुछ भी ऑर्डर कर रहे हो, आपको मान लो एक आइसक्रीम ऑर्डर करनी है, वो आइसक्रीम के काफ़ी सारे आउटलेट है, ठीक है, थ्रू आउट द सिटी। अगर आप दूर का आउटलेट सिलेक्ट करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, आइसक्रीम का खर्चा उतना ही है, बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उस पर ज़्यादा लग रहा है आपको। वही अगर आसपास का, पास का अगर आप देख रहे हो तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट छोटा सा, तो आप हमेशा क्या प्रेफर करते हो? नहीं भाई, मैं उस आउटलेट से मंगाऊँ जहाँ मेरा ट्रांसपोर्टेशन बच रहा है। आइसक्रीम वहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, सेम ही है। हो सकता है पास वाला 10 रुपये ज़्यादा में दे रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन उससे हमारा 50 रुपये का बच रहा है, बराबर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल वाइल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक टूल है दोस्तों, और इसको अब कैसे समझना है, कैसे काम आता है, इसके सारे टर्मिनोलॉजी, एवरीथिंग हम धीरे धीरे होले होले समझेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट आते हैं आपके, चार्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बोलते रहो, मेंशन करते रहो, मैं उसको एंटरटेन करते रहूँगा, ठीक है। और बाकी बिल्कुल बने रहो इस टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरे 3 प्लांट्स है, A, B एंड C, ठीक है, 3 प्लांट से जहाँ पे मेरा प्रोडक्शन होता है, और मेरे 4 कस्टमर है जो मेरे से मटेरियल लेना पसंद करते हैं। सो देर आर 3 कस्टमर्स एंड 4 कस्टमर्स एंड 3 मैन्युफैक्चरर, मतलब ये तीनों मेरे ही प्लांट्स है और ये मेरे कस्टमर्स। एक ही प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मान लो मैं ये पेंसिल बना रहा हूँ, बराबर, ये पेंसिल मैं बना रहा हूँ, और यही प्रोडक्ट सबको चाहिए, और सेम प्रोडक्ट मेरा A में भी बनता है, B में भी बनता है, C में भी बनता है। बट पता है, ये जो मेरे कस्टमर है, उनको जब मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, उनको जब मटेरियल डिलीवर करना है, तो मैं डेफिनेटली वो खर्चा ध्यान में लूँगा जो यहाँ पे मेरा स्केड्यूल, ट्रांसपोर्टेशन स्केड्यूल बनाने में हेल्प करेगा, और वो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। पता है, हर सप्लायर और हर कस्टमर के बीच में कुछ तो डिस्टेंस होगा ना। मान लो A P से काफ़ी नज़दीक है, Q काफ़ी दूर है, तो उस हिसाब से हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट निकाला है। समझना बात को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट हमने कैसे निकाला है? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। सो A अगर P को जाता है मटेरियल, तो 1 यूनिट का, अब ये मैट्रिक्स जो मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट का मैट्रिक्स। अगर A सप्लायर, ये प्लांट मतलब क्या है? सप्लायर है, और ये बाकी PQRS कौन है? कस्टमर। तो A सप्लायर अगर P को देगा ना, तो उसको 2 रुपये का लगाता है सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, वही Q को 8 रुपये का। इससे तो एक बात पक्की होगी कि पक्का Q उससे दूर होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, इसलिए वो Q को ज़्यादा चार्ज कर रहा है। R के लिए 3 रुपया, इसके लिए 5 रुपये। सो डेफिनेटली अगर आपको ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी जेब से देना है, तो आप क्या प्रेफर करोगे कि A प्लांट से हमने P का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना चाहिए। मान लो P का रिक्वायरमेंट 100 यूनिट का है, लेकिन A प्लांट के पास अगर 110 है, P का रिक्वायरमेंट 100 यूनिट का है, लेकिन A प्लांट के पास 110 है, तो पता है वो 100 तो P को दे देगा, लेकिन जो बच गए ना 10, जो 10 यूनिट बच गए, उसका वो क्या करेगा, वो और फिर ऐसा कस्टमर ढूंढेगा जिसको ट्रांसपोर्ट करना उसको कॉस्ट इफेक्टिव है, और वो कौन है? R। वो कौन है? R। मतलब ये 10 यूनिट वो किसको दे देगा? R को। सो सिंपल शब्दों में दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में, आपको एक बेहतरीन, एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाना है, जिससे ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द कंपनी शुड बी मिनिमाइज्ड।
बराबर। एक बेहतरीन कॉस्ट आपको बनाना है, एक ऑप्टिमम लेवल का ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल बनाना है, जिससे आपकी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रिड्यूस हो। ट्रांसपोर्टेशन में करोड़ों खर्चे जाते हैं कंपनीज के बड़े बड़े, ठीक है। सो इट इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट रोल, बराबर, इंपॉर्टेंट फैक्टर वाइल डिसाइडिंग एनीथिंग। तो जैसे मैंने कहा, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में अपने, अगर हमें कहीं से डिलीवरी करवाना है अपने प्रोडक्ट की, तो हम ऐसा सप्लायर ढूंढते हैं जो हमें कम डिलीवरी चार्ज में दे दे, क्योंकि वो प्रोडक्ट देने वाले कई लोग हैं, लेकिन जो कम डिलीवरी चार्ज हमसे लेता है ना, हम उसको ऑर्डर देते हैं। तो यार प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। आपको अगर एक बेस्ट शेड्यूल बनाना है तो आपको ऐसा देखना होगा जहाँ पे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइज हो। मटेरियल जो लगना था लग चुका, लेबर जो लगना था लग चुका, अब जो खर्चे आपके हाथ में उसको तो बचाओ, उसको तो कम करो, और वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। सो गाइज, आपके बहुत सारे प्लांट होंगे, आपके कई सारे कस्टमर होंगे, लेकिन कौन से प्लांट पे कौन से कस्टमर के पास कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टॉपिक क्या है? एक टूल, एक हथियार है, बराबर। ये एक हथियार है, उसके दम पे आप एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल डिसाइड करने वाले हो कि फ्रॉम वेयर टू वेयर हाउ मच क्वांटिटी शुड बी ट्रांसपोर्टेड। मतलब कौन से कस्टमर से, कौन से सप्लायर से कौन से कस्टमर के पास, या कौन से प्लांट से कौन से कस्टमर के पास कितनी क्वांटिटी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, बराबर। तो ये एक हथियार है जिसके दम पे आप करोगे। अब उसके अंडर में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले। सो आज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है दोस्तों, जो बिल्कुल मिस मत करना। ये गया तो सब गया, ठीक है। सो भाई, डोंट मिस द बिगिनिंग, ये मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे हर कंसेप्ट में, तो ये कंसेप्ट में भी मेरा सेम बोलना है, डोंट मिस द बिगिनिंग। बिगिनिंग सही है तो हर चीज़ पल्ले पड़ेगी, ठीक है। सो गाइज, अब तक की बेसिक बातें, बहुत से लोग नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको मैं बस इतना बता दूं कि अब तक हमने क्या देखा है। हमने सिर्फ इतना देखा है कि भाई कहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। दिस इज दी ओनली वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव इन दिस टॉपिक, क्लियर। कई सारे आपके सप्लायर होंगे, कई सारे आपके कस्टमर होंगे, लेकिन आप टॉस करके डिसाइड नहीं करोगे कि ए से कितना जाना चाहिए, बी से कितना जाना चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके डिसाइड नहीं करोगे। आप वो कैसे डिसाइड करोगे? आप वो डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टूल, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी का, उसी टूल का नाम है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। चमका? क्लियर हुआ? ठीक है। सो गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टॉपिक को। सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि भाई साहब हमारे कई सारे सप्लायर हैं, कई सारे कस्टमर हैं, लेकिन हम कहाँ से कहाँ पर क्या भेजना चाहिए वो डिसाइड करेंगे उसी बेसिस पे जो हमारा कॉस्ट रिड्यूस करेगा। जैसे मैंने कहा आपसे, सिंपल सा एग्जांपल, हमारे डे टू डे लाइफ में हम वही चीज़ करते हैं जब हमें किसी प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी होती है ऑनलाइन, तो जहाँ पे कम खर्चा वहीं से मंगवाएंगे। सो गाइस, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। हम पता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में दो सोल्यूशन निकालते हैं। एक सोल्यूशन होता है काम चलाऊ, एक सोल्यूशन कौन सा होता है? काम चलाऊ। और एक होता है बेस्ट, अरे वाह, सुकून, जो आपको सुकून देता है। क्या देता है? आनंद, सुकून। गाइज, काम चलाऊ सॉल्यूशन मतलब क्या और सुकून मतलब क्या, अगर उसको साइंटिफिक वर्ड में समझना है तो काम चलाऊ सॉल्यूशन यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। समझना बात को समझना, बने रहो। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। एंड सुकून वाला सॉल्यूशन होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन। पता है, देखो सिंपल सी बात है, मान लो आप कहीं काम के लिए गए हो, आपको ज़ोर की भूख लगी है, बराबर, लेकिन घर पे जाने को अभी टाइम है। घर जाओगे, मम्मी का हाथ का बढ़िया शानदार खाना खाओगे गर्मा गर्म, तो वो तो बात ही अलग है। लेकिन अभी फिलहाल भूख इतनी लगी कि आप फेंट हो सकते हो, चक्कर आके गिर सकते हो, तो आप क्या करते हो? टेम्पररी जाते हो, एक समोसा ले लिया, खा लिया, एक वड़ा पाव ले लिया, खा लिया। काम चलाओ सॉल्यूशन। इससे बस क्या हो रहा है? आपका काम चल रहा है, बस सुकून नहीं मिल रहा है, पेट को भरा भरा लग रहा है। जो गिरने वाले थे चक्कर आके, वो नहीं गिरे हो, ठीक है, मस्त लग रहा है भाई, पेट भर गया एटलीस्ट, मतलब मैं 2 घंटे तक तो और काम कर सकता हूँ। बट असली आनंद, असली सुकून, असली मज़ा तब आएगा जब आप घर जाके मम्मी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाओगे, ठीक है। गाइज,
ट्रांसपोर्टेशन भी यही दो सॉल्यूशन आपको देता है। पहला देता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। हम कभी भी इस सॉल्यूशन को बेस्ट नहीं बोल सकते, बराबर। हम कभी भी इस सॉल्यूशन को बिना जांच पड़ताल किए बेस्ट नहीं बोल सकते। ये बस एक काम चलाओ सॉल्यूशन है। आपको एक प्रॉब्लम दे दिया है कि 3 हमारे प्लांट है, 4 हमारे कस्टमर है, कहाँ से कहाँ पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, बस आपको ये बोल दिया है। तो आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन देते हो। पता है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब क्या? एक काम चलाओ टेम्पररी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी द बेस्ट सॉल्यूशन। बेस्ट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो फिर दूसरा सॉल्यूशन आपको डिमांड करता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर फिर जब ये बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा है तो हम इसी से क्यों नहीं ले रहे, हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, बराबर। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बोला, आपको भूख लगी थी लेकिन आपने क्या किया, घर जाने को टाइम है ना, आप अभी काम पे हो, बॉस गाली मारेगा अगर आप अभी घर गए तो आपको तो टेम्पररी कुछ तो चाहिए था, इसलिए आपने काम चलो सॉल्यूशन का रास्ता लिया ना। बाद में घर जाके आराम से खाना खाया। तो उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में बेस्ट सॉल्यूशन डायरेक्ट कभी नहीं मिलता। दो सॉल्यूशन है, ये टेम्पररी है, ये बेस्ट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर फिर हम डायरेक्ट बेस्ट ही क्यों नहीं निकाल रहे, इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं। तो गाइस सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी बेस्ट सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट दिए हुए न्यूमेरिकल पे कभी नहीं मिलता। जैसे आपको प्लांट दे दिया है, कस्टमर दे दिया जो मैंने आपको यहाँ पे दिया, और आपको यहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए वो अगर निकालना है तो आप वन स्टेप में यानी डायरेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन कभी नहीं निकाल सकते, बराबर। डायरेक्ट बेस्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको पहले टेम्पररी सॉल्यूशन निकालना ही होगा, उसी के बाद आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। बिकॉज ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने की जो मेथड है ना, वो क्वेश्चन मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होती, वो क्वेश्चन मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं होती, ठीक है। वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के बाद उस पर अप्लाई होती है, और वो टेम्पररी सॉल्यूशन हम निकालते हैं यहाँ पे। सो गाइज बात करेंगे और डिटेल में। तो अब तक आपने देख लिया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के दो टाइप है, एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और दूसरा होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन। पता है अब ये इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन कौन से हथियार, जैसे मैंने कहा काम चलाऊ, आपने वड़ा पाव भी खा सकते हो, समोसा भी खा सकते हो, उसी तरह ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको कौन कौन सी मेथड से मिलता है। पहली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, समझना बात को, समझना बात को। इसी को प्यार से हम नॉर्थ NWCM बोलते हैं। दूसरी होती है लीस्ट कॉस्ट मेथड, बराबर। इसी को प्यार से हम LCM बोलते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड। पता है इसी मेथड का दूसरा नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, यानी कि MM। एग्जाम में अगर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड का आपको पूछ लिया जाए तो टेंशन मत ले लेना कौन सी है, लीस्ट कॉस्ट मेथड को ही मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बोला जाता है। एंड गाइस इन तीनों में भी जो सबसे अच्छी मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड है, उसका नाम है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यस, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। यस प्रसाद, गुड इवनिंग प्रसाद, ठीक है। सो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। पता है इन तीनों में भी अगर कंपैरेटिवली देखो तो बेस्ट मेथड कौन सी होती है, वैन। बेस्ट मेथड है वैन। कई बारी ऐसी होती है कि यही मेथड आपको सुकून दे जाती है। सुकून मतलब क्या, ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे जाती है, बराबर। मतलब आपने वड़ा पाव खा लिया, थोड़ा ठीक ठाक लगा, समोसा खा लिया, थोड़ा ठीक ठाक लगा, लेकिन आपने पाव भाजी खा ली, है ना, थोड़ा हेवी है ना पाव भाजी समोसा वड़ा पाव से, तो ये क्या हुआ, काम चलाओ भी हुआ, और ऐसा भी हो सकता है घर जाके आपको खाना खाने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये बात है वैन में। एक एक मेथड को देखो अच्छी से समझेंगे हम। तो गाइस जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आपके सामने आता है, प्रॉब्लम आपके सामने कैसे आता है, वो आपको सिंपली पूछता है कहाँ से कहाँ पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, और एक ही ऑब्जेक्टिव, सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो अब वो करने के लिए आपको दो मेथड है। पहला, यू हैव टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। किसी भी क्वेश्चन पर आपका अप्रोच कैसे होगा, दिए हुए क्वेश्चन मैट्रिक्स पे पहला आप क्या निकालोगे, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
जैसे आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, देन सेकंड मेथड टू फाइंड ऑप्टिमम सॉल्यूशन, यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन, उससे बेस्ट कुछ नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ऑप्टिमम सॉल्यूशन डायरेक्ट नहीं मिलता, तो इसलिए पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, और वो निकालने के 3 हथियार, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। बट अब तीनों मेथड को अच्छी से समझेंगे हम। सर ऑप्टिमम सॉल्यूशन की कौन सी मेथड है? चलो आपको नाम जानना ही है, अगर उत्सुकता है तो बता दूं, ऑप्टिमम मेथड सॉल्यूशन बनाने की मेथड है मोदी मेथड। ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप मोदी मेथड से निकालोगे, यानी अच्छे दिन तो मोदी ही लाएंगे, ठीक है। बट यस, यहाँ पे मोदी मतलब नॉट मोदी जी, यहाँ मोदी मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोदी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? MO का लॉन्ग फॉर्म है मॉडिफाइड, बराबर, एंड DI का लॉन्ग फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन। सो मोदी मेथड यानी मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये है वो इकलौती मेथड जिससे आप ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसी मेथड को स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बोला जाता है, बट खैर इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ऑलमोस्ट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में तो हम इन तीनों पे बात करेंगे। सो गाइज आते हैं फिर से, क्वेश्चन आपके सामने है, आप पहले इनिशियल सॉल्यूशन निकालोगे, वो निकालने की 3 मेथड। सर कौन सी मेथड से निकाले, क्या तीनों से निकालना पड़ेगा? नहीं, पता है, अगर क्वेश्चन आपको बोलेगा यूजिंग नॉर्थ वेस्ट तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर लीस्ट कॉस्ट बोल रहा है तो कोई ऑप्शन नहीं, वैम, यानी क्वेश्चन अगर इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करो और उसने जो बोली उस मेथड से खेलो। बट अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने हमेशा इसी मेथड से आंसर निकालना है, वैम। इनिशियल सॉल्यूशन हमेशा आप किससे निकालोगे? वैम मेथड से, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है। क्योंकि मैंने कहा ना, कई बारी इसमें इतना दम है कि आपका मोदी मेथड का आधा काम बच जाएगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने का आपका ऑलमोस्ट काम बच जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है, ये नोट कर लो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन ऑलवेज फाइंड IBFS, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यूजिंग वैम मेथड। चमका? ठीक है, बढ़े आगे। गाइज जो ऑनलाइन हो फटाफट कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है कमेंट पढ़कर, ठीक है। क्लियर है सब? बराबर। तो अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हम बात करते हैं तीनों की। सर बात तो हो गई, लेकिन अब अप्लाई कैसे करना है? तो तीनों के मेथड को हम एक एक करके अब समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सिर्फ उन समझने से पहले कुछ नेसेसरी कंडीशन है, उन बातों को समझो। क्या नेसेसरी कंडीशन है, उन बातों को समझो। सबसे पहले कंडीशन देखो क्या है। सबसे फर्स्ट कंडीशन, मतलब आपको नॉर्थ वेस्ट मेथड अप्लाई करना हो, चाहे लीस्ट कॉस्ट अप्लाई करना हो, चाहे वैम अप्लाई करना हो, तीनों मेथड के लिए देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशंस। देयर आर 2 नेसेसरी कंडीशंस। ठीक है, जिसको लिखना है फटाफट लिखते भी चलो। एक अपनी हैंड रिटन नोट्स हमेशा बनाओ, जो आपको एंड मोमेंट रिवीजन के लिए काम आएगी, ठीक है। यस, चलो ग्रेट गाइज। ओके अभिश्री, अंजलि, मयूरेश, ओके ओके ओके, चलो ग्रेट यार। सो अब मेरे को बताओ, वैम मेथड अगर आपको अप्लाई करना है या नॉर्थ वेस्ट या लीस्ट कॉस्ट अप्लाई करना है, तो पता है इन दोनों, इन सबकी 2 नेसेसरी कंडीशन है। 2 नेसेसरी कंडीशंस है। क्या है वो 2 नेसेसरी कंडीशन? समझना बात को। देखो आपको जब भी लगे ना सर आपके लिखा हुआ छोटा दिख रहा है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे बिंदास बोलो। सो 2 नेसेसरी कंडीशन क्या है? फर्स्ट, टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। आप बोलोगे सर ये क्या है? अरे भाई बिना डिमांड और सप्लाई के आप ट्रांसपोर्टेशन कर पाओगे? जब कस्टमर डिमांड करेगा तो ही तो आप सप्लाई करोगे ना। तो इसलिए इन बातों का टेंशन आपको नहीं लेना, ये हमेशा क्वेश्चन आपको देगा, बराबर। जैसे मैंने इसके पहले कहा था कि देखो P को 100 यूनिट चाहिए थे, मतलब ये P की क्या थी? डिमांड, और A के पास सिर्फ 110 यूनिट ट्रांसपोर्ट करने की क्या थी? कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी। तो ये क्वेश्चन आपको देगा। बट याद रहे टोटल डिमांड मतलब सारे कस्टमर की मिलाकर, समझना, सारे कस्टमर की मिलाकर जो टोटल डिमांड है, यहाँ पे कस्टमर कौन कौन है आपके? P, Q, R, S, सबकी मिलाकर डिमांड शुड बी इक्वल टू सबकी मिलाकर सप्लाई।
समझा? आई रिपीट, सबकी मिलाकर डिमांड शुड बी इक्वल टू सबकी मिलाकर सप्लाई, टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई। अगर ऐसा हो रहा है तो आप आगे जा सकते हो, नहीं हो रहा है तो पहले आपको ये करना होगा, ठीक है? क्योंकि आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो जब तक आप डिमांड और सप्लाई को इक्वल नहीं करते हो। सर अगर नहीं हुआ तो क्या करें, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है? वो मैं आगे बताऊंगा, समय समय पे हर चीज़ हम देखेंगे, डोंट वरी। सो टोटल डिमांड शुड बी इक्वल टू टोटल सप्लाई, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन, मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज्ड फैक्टर, समझना, आई रिपीट, मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज फैक्टर। मैट्रिक्स ऐसे फैक्टर का चाहिए जो हम हमेशा अपने बिजनेस में मिनिमाइज करना चाहते हैं। हम हमेशा अपने बिजनेस में किसको मिनिमाइज करना चाहते हैं? कॉस्ट को, लॉस को, एक्सपेंसेस, बराबर। तो मैट्रिक्स पता है ऐसे ही फैक्टर का होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर लेकिन अगर उसने प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया तो? प्रॉफिट तो हम हमेशा अपने बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं ना, सेल बढ़ाना चाहेंगे, रेवेन्यू बढ़ाना चाहेंगे, इफिशिएंसी बढ़ाना चाहेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहेंगे। और अगर उसने ऐसे किसी फैक्टर का मैट्रिक्स दिया तो डोंट वरी, ट्रांसपोर्टेशन ने हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दे के रखा है। सिर्फ वो ये बोलता है कि मिनिमाइज फैक्टर है तो मेरी तरफ से हरी झंडी आपको, आप आगे बढ़ो। अगर मैक्सिमाइज है, जैसे कि आपने कहा सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, तो फिर थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वहाँ आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर आगे जाना होगा। रुकेंगे तो हम बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन कहाँ पर डायरेक्ट बढ़े, कहाँ पर रुक रुक कर बढ़े, वो आपको समझना है। सो गाइस, कोई भी अगर आपका, अब देखो थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप सबसे पहले क्या देखोगे? अगर वो ट्रांसपोर्टेशन का है तो आप बोलोगे पहले मुझे इनिशियल सॉल्यूशन निकालना है। कुछ नहीं बोला है तो किससे निकालोगे? वैम मेथड से, बराबर। और कोई भी मेथड से निकालो, उन सब की दो नेसेसरी कंडीशन है। आप देखोगे उस क्वेश्चन में टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है क्या? अगर इक्वल है तो बल्ले बल्ले, ठीक है? नहीं है तो क्या करना है, आगे बताऊंगा। और दूसरा आप देखोगे कि मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का है क्या? अगर है तो फिर से बल्ले बल्ले। अब मिनिमाइज फैक्टर क्या है, लिख लो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉस्ट, लॉस, सिंपल है यार, कॉमन सेंस। मैंने क्या कहा कि हर वो फैक्टर जो हम अपने बिजनेस में मिनिमाइज करना चाहेंगे वो मिनिमाइज फैक्टर है। कौन इंसान है जो अपने बिजनेस में लॉस को बढ़ाना चाहता है, कॉस्ट को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंस को बढ़ाना चाहता है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो अगर इन फैक्टर का मैट्रिक्स है तो शानदार, बट बाय चांस अगर मैक्सिमाइज फैक्टर का मैट्रिक्स आया, मैक्सिमाइज्ड फैक्टर, गाइज अगर आपको लिखावट यानी कि राइटिंग छोटी दिख रही है ना तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं थोड़ा सा और जूम करूँगा। तो मैक्सिमाइज फैक्टर कौन सा है? मैक्सिमाइज फैक्टर जो हम अपने बिजनेस में बढ़ाना चाहेंगे, प्रॉफिट, सेल्स, रेवेन्यू, ठीक है, इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर ऐसे किसी चीज़ का ये मैट्रिक्स है तो फिर आपको क्या करना होगा? थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। मतलब 100 बात की एक बात, आप इन पर डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते कोई भी मेथड, लेकिन इन फैक्टर पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो अगर डिमांड सप्लाई इक्वल है और मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का है तो अब आप कॉन्फिडेंटली शुरू कर सकते हो जो भी मेथड उसने बोली, नॉर्थ वेस्ट हो, लीस्ट कॉस्ट हो या वैम। क्लियर गाइज? यहां तक सबको चमका? फटाफट कमेंट, कोई भी डाउट होगा बिंदास बोलो, चमका है तो बोल दो सर जम गया, क्लियर है, चमक गया। सो कोई भी मेथड आपको लेना है तो इतनी बात समझ गई, दो मेथड क्या देखनी, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई एंड मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज फैक्टर। अगर डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं है या मैट्रिक्स मैक्सिमाइज फैक्टर का है तो हम आगे बात करेंगे। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो बिंदास आगे बढ़ो, ठीक है। और अब एक बार आपको डिमांड सप्लाई इक्वल दिख गया और मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का दिख गया तो ये एक एक मेथड कैसे अप्लाई होगी ये इसकी बात अब हम करने जा रहे हैं। तो गाइज आ जाओ, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से बात करेंगे आगे, ठीक है। चलो क्लियर है ना, वेरी गुड। सो दोस्तों ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, हम एक एक मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सबसे पहले हम कौन सी मेथड देखने जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। नाउ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, अगेन कोई भी मेथड हो, पहले कंडीशन चेक करो क्या टोटल डिमांड और सप्लाई इक्वल है,
देख लो भाई, 60 60 20 10 कितना हुआ, 150 डिमांड है, सप्लाई 10 20 30 40 50, टोटल कर लो, ये भी 150 है। मतलब डिमांड और सप्लाई तो इक्वल है। पता है जब डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड। मैट्रिक्स इज बैलेंस्ड मतलब अब किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, ये आपस में हर चीज़ मिल बांट के खा लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज बैलेंस। जब वो इक्वल नहीं है तो उसको अनबैलेंस बोला जाता है, वो हम आगे देखेंगे। दूसरी चीज़, क्या मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का है यानी कॉस्ट का, लॉस का, एक्सपेंसेस का? अब यार सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कहीं पर भी फैक्टर मेंशन नहीं किया। सो गाइज हमेशा याद रखो, व्हेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट, ये बाय डिफॉल्ट कॉस्ट मैट्रिक्स। अरे टॉपिक का नाम ही है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, यानी ये जो भी दिया गया है, ये पता है आपको क्या दिया गया है, यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। तो हमेशा याद रखो, अगर क्वेश्चन प्रॉफिट बोलेगा, सेल बोलेगा, तो हम उसको ध्यान में लेंगे। अगर वो कुछ नहीं बोलेगा तो हम यही मान के चलेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, मिनिमाइज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट। याद है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये मैट्रिक्स जनरली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि बाबा S1 ये सोर्स है, मतलब बनाने वाले, S1 S2 S3 S4 ये बनाने वाले, और ये कस्टमर्स, डेस्टिनेशन। तो S1 अगर D1 को 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसका खर्चा है 10 रुपीज़, 1 यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये हमेशा, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो ये पूरे मैट्रिक्स को आप क्या लोगे, डिमांड और सप्लाई को छोड़कर ये पूरे मैट्रिक्स को आप लोगे यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि ये पूरे मैट्रिक्स को 1 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा फ्रॉम रिस्पेक्टिव सप्लायर टू द रिस्पेक्टिव कस्टमर, ठीक है। चलो सो दोस्तों डिमांड और सप्लाई इक्वल है, फैक्टर मेंशन नहीं किया तो मान के चलेंगे कि मैट्रिक्स किसका है, मैट्रिक्स इज मिनिमाइज्ड, मैट्रिक्स इज मिनिमाइज। वेन एवर नथिंग हैज मेंशन इन द क्वेश्चन, मैट्रिक्स बाय डिफॉल्ट मिनिमाइज है, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अब हम बाय डिफॉल्ट बोल सकते हैं बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो चलो बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड क्या करना है, ये मैट्रिक्स फिर से लिख लेना है, ये मैट्रिक्स फिर से लिख लो अपनी सुंदर सी हैंडराइटिंग में। और अब कहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट होने वाला है वो आप बताने वाले हो। ये सप्लाई को ही कभी कभार अवेलेबिलिटी बोला जाता है, सप्लाई को ही कभी कभार कैपेसिटी बोला जाता है, डिमांड को कभी कभार रिक्वायरमेंट बोला जाता है। तो ये वर्ड आप देखते रहोगे, ठीक है। सो 10 20 30 40 एंड 50, देन 60 60 20 10 बराबर 10 20 5 7, पूरा मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। 13 9 12 8 4 15 7 9 14 7 1 0। चलो एक एक मेथड को समझेंगे फटाफट। 3 12 5 19। अब बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझ चुके हो, आगे की बातें काफ़ी जल्दी जल्दी हो जाएगी। सो गाइज अब देखो, आपको अब कहाँ से कहाँ पर अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है और उस मेथड का नाम है नॉर्थ वेस्ट, तो जैसा नाम है वैसा काम है, जैसा नाम है बिल्कुल वैसा खेलो। नॉर्थ वेस्ट मतलब वो बोल रहा है नॉर्थ में सबसे वेस्ट वाला पॉइंट देखो। नॉर्थ मतलब क्या, ऊपर में सबसे वेस्ट वाली सेल, इन सबको सेल बोला जाता है। ये क्या है, S1 से D1 जाने वाली एक सेल है, S2 टू D2 जाने वाली एक सेल है, ठीक है। तो ये वर्ड अगर मैं बोलूँगा सेल तो टेंशन मत ले लेना। सो नॉर्थ में सबसे वेस्ट कौन है, S1 D1। अब यहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए देख लो, सिंपल सी बात है। S1 बोलता है मेरे पास 10 यूनिट है, बराबर। नॉर्थ में सबसे वेस्ट, नॉर्थ यानी ऊपर, ऊपर में ये रो है, उसमें सबसे वेस्ट, तो सबसे वेस्ट कौन सा है भाई, ये वाली सेल S1 D1। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, अलोकेशन। अलोकेशन मतलब कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। सुनना, S1 बोल रहा है मेरे पास 10 यूनिट है, D1 बोल रहा है मेरे को 60 यूनिट चाहिए। अब भाई भला ही उसको 60 चाहिए, लेकिन S1 की ताकत मैक्सिमम 10 यूनिट की है, तो 10 से ज़्यादा तो दे नहीं पाएगा। तो पता है आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 यूनिट ही लोगे। इन शॉर्ट अलोकेशन आप पता है कैसे करोगे,
रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड में जो कम है वो पटक दो, जो कम है वो लिख दो, बराबर। यहाँ 10 है, यहाँ 60 है, कौन कम है? 10, लिख दो। उसके पीछे लॉजिक है, ये रट्टा नहीं मारना है। लॉजिक क्या है? सिंपल सी बात है, D1 बोल रहा है मेरे को 60 यूनिट चाहिए, बट S1 बोल रहा है मेरे पास है ही 10, तो मैं 10 दूंगा। ठीक है भाई, 10 दे। नॉर्थ वेस्ट से जाना है तो लेना ही पड़ेगा, हम नहीं बोल सकते, तो 10 ले लिया। जैसे 10 ले लिया, मुझे बताओ, ध्यान देना, जैसे आपने 10 यूनिट ले लिए, अब कितना बचा? अब कितना बचा आपके पास? ये तो खत्म हो गया, बराबर, और ये कितना हो गया? 50। 60 चाहिए थे, 10 मिल गए। अभी भी रिक्वायरमेंट कितने की बची? 50। तो बताएं, जो जीरो होगा उसको कट करो, पेंसिल से, पेंसिल लो, जो जीरो होगा उसको कट करो। डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, कभी कभी आप देखोगे एक ही केस में दोनों भी जीरो हो गए, तो जो भी जीरो हो रहा है उसको कट करो। और जैसे एक चीज को कट करोगे, इधर रो या कॉलम, रिपीट नॉर्थ वेस्ट मेथड, मतलब हर बारी फिर नया नॉर्थ नया वेस्ट, नया नॉर्थ नया वेस्ट देखते जाओ। ठीक है, चलो फिर से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यानी ऊपर। देखो ऊपर में अब ये रो शहीद हो चुकी है, अब ये रो नहीं रही आपके पास, बराबर, इसको आपने कट कर दिया है। तो अब नॉर्थ में रो कौन सी दिख रही है आपको? नॉर्थ में रो दिख रही है ये, उसमें सबसे वेस्ट कौन है? 13, बराबर। तो यहाँ लोकेशन दे दो। तो यहाँ लोकेशन कैसे दोगे? देखो 13 S2 बोल रहा है मेरे पास 20 यूनिट है, और D1 बोल रहा है मेरे को 50 चाहिए। तो ठीक है, 50 चाहिए, बट फिलहाल मेरे से 20 ले, बराबर। अगेन मैंने क्या कहा? रिस्पेक्टिव डिमांड और सप्लाई में जो कम है वो लिख दो, बराबर। तो कम कौन है? कम है 20, तो 20 यहाँ लिख दो। तो जैसे आपने 20 लिखा, ये कितना हो गया? ये हो गया 0, और अभी भी इसके पास कितनी की रिक्वायरमेंट बची? 50 में से 20 गए, 30। मतलब पता है आप क्या कर रहे हो? जो भी क्वांटिटी आप यहाँ लिख रहे हो वो रिस्पेक्टिव सप्लाई और रिस्पेक्टिव डिमांड में से माइनस कर रहे हो। 10 माइनस 10 0, 60 माइनस 10 50, अगेन 20 लिखा, 20 माइनस 20 0, और 50 माइनस 20 30। देखो जो जीरो वो कट, जो जीरो वो कट। नाउ फ्रेश नॉर्थ वेस्ट, चलने दो। अब मुझे बताओ, नॉर्थ वेस्ट, अभी नॉर्थ है ऊपर, वेस्ट है ये, तो ये वाला पॉइंट मिला आपको, कौन सा पॉइंट? ये वाला। ये बोल रहा है D1 बोल रहा है मेरे को 30 यूनिट चाहिए, S3 बोल रहा है मेरे पास 30 ही यूनिट है, शानदार। S3 के पास भी देखो 30 ही यूनिट है, और D1 को भी 30 ही चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे? हम यहाँ पर 30 यूनिट लिख देंगे, बराबर। और जैसे 30 यूनिट दिए, मुझे बताओ, ये सप्लाई भी खत्म हुई और ये डिमांड भी फुलफिल हुई, दोनों जीरो। और मैंने क्या कहा? जो जीरो हो रहा है वो कट करो, तो S3 भी कट एंड D1 भी कट। समझ रहे हैं सब? S3 भी कट एंड D1 भी कट। यस विकास, गुड इवनिंग। चलो नेक्स्ट, अगेन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऊपर वेस्ट। अब वेस्ट में ये वाला रो कॉलम जा चुका है, पहला वाला कॉलम जा चुका है। अब दूसरा कॉलम में, यानी यहाँ पे आप अलोकेशन दोगे, यहाँ पे आप अलोकेशन, अरे एक सेकंड, तो इधर 40, इधर कितना है? 60। यहाँ पे देखो 60 है, बराबर। तो आ जाओ, देखो यार 7 पे आपको देना है, ये बोल रहा है मेरे पास 40 है, और D2 बोल रहा है मेरे को 60 चाहिए। 60 चाहिए, मिल जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तू 40 ले। जैसे आपने 40 लिए, उधर से माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो, तो कितना बचा? 20, और जो जीरो हो रहा है वो कट, जीरो वो कट। फिर से नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ में तो कुछ बचा ही नहीं, एक ही रो बची है, वेस्ट में आपको लेफ्ट में आना है, तो यहाँ पे अलोकेशन दे दो। यहाँ पे 50 है, यहाँ 20 है, ये बोल रहा है मेरे को 20 चाहिए, S5 बोल रहा है मेरे पास 50 है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले 20 तो दे देते हैं, जो कम है वो लिखो। 20 और 50 में से कम है 20 लिख दिया, ये हो गया 0, यहाँ हुआ 30, जो जीरो वो कट, पेंसिल से करो, ठीक है। नाउ अगेन नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ कौन है? ये नॉर्थ वेस्ट। ये बोल रहा है 30 20, क्या है? 20, मतलब 30 उसके पास है, बट चाहने वाले को 20 चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जो 0 वो कट। एंड गाइज लास्ट, ये 20 दे दिया आपने, और लास्ट देखो S5 के पास बचे भी 10 है, और D4 को चाहिए भी 10, तो बस यहाँ पे 10 दे दो। अरे यार एक सेकंड, ये थोड़ा गलत, अबे यार ये पेन सिलेक्शन थोड़ा
चलो, तो अब क्या करोगे, 19, तो यहाँ पे अलोकेशन दे दो 10 10, तो यहाँ पे आपने जैसे 10 लिखा, अब S5 का भी सप्लाई खत्म और इसका भी रिक्वायरमेंट फुलफिल। गाइस देखो सारा सप्लाई ज़ीरो हो चुका है, सारा डिमांड ज़ीरो हो चुका है, और वो होगा ही। पता है हम स्टार्टिंग में जो देखते हैं ना मैट्रिक्स बैलेंस है कि नहीं, यानी डिमांड और सप्लाई इक्वल है कि नहीं, वो इसीलिए देखते हैं। नहीं है तो हम करेंगे, वो कैसे वो आगे देखो, लेकिन फिलहाल तो क्लियर है आपको कि ये हुआ आपका बेस्ट सॉल्यूशन। इसको हम बेस्ट बिल्कुल नहीं बोल सकते, काम चलाओ सॉल्यूशन, टेम्पररी सॉल्यूशन यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, बराबर। और आखिरी में पता है एक टेबल बनाओ, कहाँ से कहाँ पर कितना यूनिट ट्रांसपोर्ट हुआ, मतलब क्या क्या दिया था आपको क्वेश्चन ने आपको दिया था सोर्स, देन डेस्टिनेशन, देन ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये आपने बनाना है, बराबर, ध्यान देना। सोर्स, डेस्टिनेशन, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये क्या है, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी। थोड़ा सा इंक का साइज बड़ा हो गया था इसलिए आपको हैंडराइटिंग थोड़ी और भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं पढ़ रहा हूँ उसको समझो। ये है ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी QTY और ये है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब देखो कहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ, S1 से D1 गया, उसके बाद S2 से D1 गया, फिर S3 से D3 गया, सॉरी D1, फिर S4 से D2 गया। बस आपने जहाँ जहाँ अलोकेशन लिया है ना, बस वो पेयर मैच करो, S1 टू D1, S2 टू D1, S3 टू D1, S4 टू D2। नाउ S5 से तो D2 भी गया, D3 भी गया एंड D4 भी गया, क्लियर। और अब ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी, S1 टू D1 कितना गया, 10 20 30, तो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, फिर आगे S4 टू D2 गया 40। ये हमेशा एक सिस्टमेटिक टेबल बना के आंसर दे दिया करो हाँ आखिरी में। और बस टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मुझे बताओ आपको मैट्रिक्स क्या दिया गया था, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा। मैंने कहा ना कि S1 टू D1 अगर एक यूनिट जा रहा है तो उसका खर्चा है 10, S3 टू D3 एक यूनिट जा रहा है तो उसका खर्चा है 7। तो यार कितना यूनिट जा रहा है, कहाँ से कहाँ पर, ये तो हमें समझ गया, तो बस मल्टीप्लाई कर लो। जैसे अगर मुझे पता है कि S1 से D1 10 यूनिट जा रहा है तो उसका खर्चा 10 रुपीज़ है एक यूनिट का, तो 10 यूनिट का कितना, एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा 10 रुपया, तो 10 यूनिट का कितना होगा, 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, 100, बराबर। सेम S2 टू D1 एक यूनिट का खर्चा है 13 रुपीज़, 13 रुपया, बराबर। देख लो S2 टू D1 एक यूनिट जाता है, 13 रुपया खर्चा है, जा कितना रहा है 20 यूनिट, मल्टीप्लाई कर लो। एक यूनिट का खर्चा 13, सो मल्टीप्लाई बाय 20, सो 13 इंटू 20। बस इसी तरह आपको बाकी सेल में भी कर देना है। S3 टू D1 30 यूनिट जा रहा है और पर यूनिट कॉस्ट कितना है 4 रुपया, सो इंटू 4 कर लो 120। अगेन S4 टू D2 ये हो रहा है 40 इंटू 7, 40 इंटू 7 280, ठीक है। देन S5 टू D2 12 इंटू 20, 12 इंटू 20 240। देन S5 टू D3 D4, तो D3 देखो 20 यूनिट जा रहा है 5 के खर्चे से, सो 20 इंटू 5 100 एंड गाइज लास्ट 19 इंटू 10, खत्म। दिस इज योर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, 19 इंटू 10 190। बता दो टोटल कितना आया, बता दो टोटल कितना आया, कर लो टोटल। यस 1290, करेक्ट अंजलि, करेक्ट। प्रसाद गलत हो रहा है दोस्त, प्रसाद गलत हो रहा है, 2370 नहीं आया। बैकअप फ्रेंड ऑसम, हमारे थैंक्स दोस्त। अभिश्री करेक्ट है, वेरी गुड सुपर्ब, कीप इट अप कीप इट अप। तो इस तरह एक टेबल बना दो गाइज। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। नॉर्थ वेस्ट मतलब वास्तुशास्त्र पे डिपेंडेंट मेथड है, जिसने निकाला होगा ये वास्तु को बहुत मानता होगा। हालांकि इसका लॉजिक कहीं पे भी बैठ नहीं रहा है ना। अगर आप
लॉजिकली सोचो तो इससे हम कहाँ खर्चा बचा रहे हैं, हम खर्चों को देख भी नहीं रहे, वास्तु को देख रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो इसलिए इलॉजिकल मेथड है, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हमें करना है। इसलिए मैंने क्या कहा, इन तीनों मेथड में सबसे बेस्ट कौन सी है, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वो पूरी लॉजिकल है। इसके इनफैक्ट आगे की जो हम देखने वाले लिस्ट कॉस्ट मेथड, उसमें भी लॉजिक है, ये इलॉजिकल मेथड, बट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस अगर उसने बोल दिया आपको यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आप खर्चा बताओ, तो फिर आपको करना पड़ेगा ना यार, क्वेश्चन को तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। देखो जहाँ पर भी आपको लग रहा है सर थोड़ा जूम इन करो, बोलो बिंदास। चमका सबको क्लियर है, आगे बढ़े, कमेंट करो, प्रसाद अपनी गलती सुधारो। सोर्स, डेस्टिनेशन, टोटल एंड कॉस्ट, इतना सब आपने बना लिया। अब सेम मैट्रिक्स हम बनाएंगे और हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, अब अगली मेथड हम यूज करने वाले हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, ध्यान से, सेम इसी तरह S1, S2, S3, S4, S5, थोड़ा जूम करके D1, D2, D3, D4 बराबर, फिर ये सप्लाई, अच्छा इधर डिमांड, चलो गुड, यहाँ पे सप्लाई, चलो सो बाकी तो सब सेम है, 10, 20, 30, और अब आपने देख ही लिया है ना, सेम क्वेश्चन को हम देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन में ही तीनों मेथड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड वाकई में इन तीनों से बेस्ट है। आपने देखा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपका आंसर कितना आया, 1290 बराबर, आप देखोगे लीस्ट कॉस्ट से उससे भी कम आया, एंड गाइस वोगल से सबसे कम आया। मतलब आप ये प्रूफ भी हो जाएगा कि वाकई में इन तीनों में हमारे लिए बेस्ट कौन है जो कम खर्चा देगी, तो कम खर्चा कौन देगी, वोगल अप्रोक्सीमेशन, वो आप बहुत जल्द अब देख लोगे। ठीक है, चलो 60, 60, 20, 10 आ जाओ, मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे। अब मैट्रिक्स, एक सेकंड, मैट्रिक्स कहाँ गया, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, हाँ 10, 13, 4, 14, 3, 25, 7, 25, 7, 9, 12, 8, 15, 7, 9, फटाफट लिख लो मैट्रिक्स, 710 एंड 12, 5, 19। ठीक है, सो मैट्रिक्स गाइज हमने लिख लिया है, बढ़ते आगे। लीस्ट कॉस्ट मेथड, इस मेथड का नाम क्या है, और देखो नॉर्थ वेस्ट हो, लीस्ट कॉस्ट हो या वैम हो, तीनों में आपको दो कंडीशन देखना होता है, डिमांड और सप्लाई शुड बी इक्वल, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है क्योंकि वही क्वेश्चन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और दूसरा मैट्रिक्स शुड बी ऑफ मिनिमाइज फैक्टर, कुछ नहीं बोला मतलब मिनिमाइज ही है। तो अब हम शुरू कर सकते हैं लीस्ट कॉस्ट मेथड, इसी का नाम है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बराबर। सो जैसे नॉर्थ वेस्ट का क्या लॉजिक था, नॉर्थ और वेस्ट में जो सेल मिल रही है वहाँ पे अलोकेशन पटक दो। लीस्ट कॉस्ट का क्या लॉजिक है, अगेन जैसा नाम है वैसा काम है, वो बोल रहा है पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वहाँ अलोकेशन दो। यहाँ वास्तु मत देखो, पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे लीस्ट है वहाँ अलोकेशन पटक दो, और अलोकेशन देने का सेम स्टाइल, रिस्पेक्टिव सप्लाई देखो, रिस्पेक्टिव डिमांड देखो, दोनों में से जो कम वो वहाँ लिखो। वो लॉजिक मैंने आपको बताया क्यों वैसा हम करते हैं। तो लीस्ट कॉस्ट मतलब पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है, या मैट्रिक्स मिनिमा, देखो इसमें तो क्लियर बोल ही दिया, मैट्रिक्स मिनिमा यानी पूरे मैट्रिक्स का सबसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढो, ढूंढो 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 ढूंढो, कहाँ मिला आपको, मिला सबसे जीरो, सबसे मिनिमम एलिमेंट आपको कौन सा मिला, सबसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया आपको जीरो, तो हम देंगे अलोकेशन जीरो पे। यहाँ 40 है, यहाँ 10 है, बताओ क्या लिखे सर, जो कम होता है वो लिखे, बिल्कुल सही। मतलब S4 के पास भले ही 40 आइटम है, बट D4 को कितना चाहिए, सिर्फ 10 आइटम, तो वो 10 ही देगा ना, उसके पास भले ही 40 है बट वो 10 ही देगा, और जैसे उसने 10 दे दिए, कितने बचे 30 अभी भी, और इसको कितने चाहिए अभी भी 0, 10 चाहिए तो 10 मिल गए। जैसे आपने अलोकेशन दिया दोस्तों, विदाउट फेल रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड में क्या चेंज हो रहा है वो दिखाओ, जैसे अलोकेशन दे दिया उसके बाद तुरंत,
ठीक है। और जैसे जो जीरो होता है उसको कट करो, तो देखो ये जीरो हुआ, उसको कट। अलग पेन से करता हूं, ठीक है। सो यहां पे कितना आया 10। नाउ अगेन नेक्स्ट, अब फिर से जैसे आपका एक रो या एक कॉलम कट होता था, आप क्या खेलते थे, लिस्ट कॉस्ट खेलते थे, सॉरी नॉर्थ वेस्ट खेलते थे। अब यहाँ लिस्ट कॉस्ट खेलो, सबसे लीस्ट जो बचा उसमें, तो जो बचा उसमें अब सबसे लीस्ट कौन है भाई, जो बचा उसमें सबसे लीस्ट है 1, यहाँ पे अलोकेशन दे दो। यहाँ पे है 30, यहाँ पे 20, कितना लिखोगे 20, जो कम है वो, इसके पास 30 बचे, इसको 20 चाहिए तो सिर्फ 20 दो। जैसे 20 दे दिया, इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल, और इसके पास अभी भी 10 बचे हैं, जो ख़त्म हुआ उसको ज़ीरो करो, जो ख़त्म हुआ उसको ज़ीरो करो। क्लियर, कोई डाउट? देखो ये लॉजिक तो बनता है ना एटलीस्ट, कि हमारा पर्पस क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, तो वहाँ से शुरू करो जो सबसे कम कॉस्ट है। यह लॉजिक बनता है कि वहाँ से शुरू करो जो सबसे कम कॉस्ट है, मतलब खर्चा थोड़ा ऑटोमेटिक कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखो सबसे पहले ज़ीरो, S4 D4 से आपको यार फ्री डिलीवरी आती है कि नहीं, कई बार फ्री डिलीवरी भी आती है ना, तो बस S4 अगर D4 को भेजता है तो उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, शायद आसपास में होंगे वो, बिल्कुल अगल बगल में, ठीक है। सो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वहाँ से जितना भेज सकते थे 10 यूनिट हमने भेज दिया। चलो नेक्स्ट, अगला लिस्ट कॉस्ट ढूंढो। अगला लिस्ट कॉस्ट कहाँ पर है, अगला लिस्ट कॉस्ट है सर 3, पकड़ लो 3 को। जितने आइटम बचे हैं उसमें सबसे लिस्ट कॉस्ट देखना है, बाकी तो कट गए, तो उसमें है सबसे लिस्ट कॉस्ट है 3। चलो यहाँ पे है 50, यहाँ पे है 60, क्या बोलोगे, जो कम है 50, कि D1 को चाहिए 60 बट S5 सिर्फ 50 दे सकता है, तो 50 दे दिया, ये ख़त्म हुआ, उसको अभी भी 10 चाहिए, जो ख़त्म हुआ उसको ख़त्म करो। और फिर से लिस्ट कॉस्ट, जो बच गया उसमें लिस्ट कॉस्ट, जो बच गया उसमें लिस्ट कॉस्ट कौन है, जो बच गया उसमें लिस्ट कॉस्ट है 4। यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 10, जो कम लिख दो। S3 के पास 40 है बट D1 को अब सिर्फ 10 चाहिए, 10 मिल गए, ये 0 हुआ और ये 20 हुआ। 30 में से 30 थे, उसमें से 10 गया, 20, ठीक है। जो कटा वो कटा, खेलते रहो खेलते रहो। सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन है, 7, बराबर। यहाँ 10 बचे हैं, यहाँ 60 चाहिए, तो 10 तो दे दो, बचे 50, ये बाकी कट गया। क्लियर, अगेन खेलो। नेक्स्ट 9, यहाँ पे है 20, यहाँ पे है 50, तो ये हुआ 20, ये हो गया 0, ये हो गया 30, जो 0 वो कट। अगेन खेलो 15, यहाँ 20, यहाँ 30, तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, जो 0 वो कट। एंड गाइज लास्ट बचा 20, देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 ही चाहिए, बाकी सब 0 0 0 0 0 0 हो गए, बस यहाँ 10 10 10 दे दो, ये भी 0, ये भी 0। सर क्या हम इसको भी कट करें, अरे कट करना मतलब कोई हम मज़े के लिए थोड़ी कट कर रहे हैं ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे, इसलिए हम कट करते हैं, बराबर। तो आप इसको बिना कट करे भी आखिरी में तो ख़त्म ही हो गया ना सब, आपको तब तक चलना है जब तक सारी डिमांड और सप्लाई 0 ना हो जाए, हो गया। तो अब कटवट क्यों कर रहे हो, अब आ जाओ अपने टेबल पे, कहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट हुआ और उसका टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, बस ये निकालो। चलो सबने स्टार्ट करो और बताओ मुझे आंसर। पहले तो कमेंट करो यार सबने, प्रसाद, अनुज, अभिश्री, अंजलि, बैकअप, फ्रेंड, कोई भी डाउट है तो पूछो, मयूरेश। क्या लीस्ट कॉस्ट मेथड क्लियर हुआ, क्या लीस्ट कॉस्ट मेथड क्लियर हुआ, चमका। क्लियर है ना, चलो ग्रेट, बताओ बताओ सबने। चलो अब तब तक ये भी बना लो अपना मैट्रिक्स, कहाँ से कहाँ पर। सो S1 से जा रहा है सीधा D2 पर, मैच द पेयर। S1 से कहा गया D2 पे, S2 से कहा जा रहा है D2 पे, S2 भी D2 को दे रहा है,
देन S3 दो कस्टमर को दे रहा है D1 एंड D2, S3 D1 S3 D2, देन S4 D2 D3 D4, D2 को भी दे रहा है, D3 को भी दे रहा है एंड D4 को भी दे रहा है, एंड द लास्ट S5 दे रहा है D1 को। बस कितना क्वांटिटी लिख लो एंड टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो 10 20 10 20 10 20 10 20, हमेशा इस तरह स्केड्यूल बताओ आखिरी में 10 20 10 50, 10 20 10 एंड लास्ट 50। और बस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट निकालते हो, बिल्कुल सही, यस 960 इज द राइट आंसर, करेक्ट प्रसाद, इस बार बाजी मार ली प्रसाद में। 10 इंटू 20 200, आपको एक एक यूनिट ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा क्वेश्चन ने दिया है, मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी जो आपने लिखी 20 इंटू 9, 4 इंटू 10, 15 इंटू 20, इस तरह से। सो 9 इंटू 20 180, 4 इंटू 10 40, 15 इंटू 20 300, 70 20, बराबर, देखो 70 आया, ये 20 आया, ये चीज़ आप कर सकते हो। 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड लास्ट 150। सो गाइज इन सब खर्चों को ऐड कर लो, ये जो भी खर्चे इन सबको ऐड कर लो, और जो कि प्रसाद ने कहा उसका आंसर आ रहा है 960। 960 इज द राइट आंसर। और देखो आपके सामने एक तो आपको समझ ही गया कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आंसर आया था 1290, ये कई हद तक रिड्यूस होकर 960 आया। पता है वोगल अप्रोक्सीमेशन इससे भी बेस्ट देगा, इसको भी और रिड्यूस करेगा, और इसलिए इन तीनों में बेस्ट है वोगल, वैम। चलो क्लियर है यहाँ तक, जल्दी फिर हम वैम देखेंगे फटाफट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैम ही है, ग्रेट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैम ही है। चलो मैट्रिक्स को फिर से देखते हैं, लिखते हैं, और एक शानदार मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मस्त समझना इसको, एकदम मस्त समझना। S1 S2 S3 S4 S5, D1 D2 D3 D4, सप्लाई एंड डिमांड। चलो फटाफट सेम मैट्रिक्स को कॉपी करो। जिंदगी कैसी है पहली है, come on, come on, ध्यान देना, मस्त मेथड है। चलो सो वैम मेथड बेस्ट मेथड, ध्यान देना फटाफट। पता है जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, अभी यहाँ पे भी दोनों कंडीशन हम देख चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं सीधा बाय यूजिंग वैम। डिमांड सप्लाई इक्वल है, मैट्रिक्स मिनिमाइज फैक्टर का है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में आप नॉर्थ वेस्ट खेल रहे थे, लीस्ट कॉस्ट में आप सबसे लीस्ट आइटम ढूंढ रहे थे, एलोकेशन दे रहे थे। अब वैम मेथड में आपको पेनल्टीज खेलना है। पता है आपको यहाँ पे अब हर रो, ध्यान से, हर रो और हर कॉलम की पेनल्टीज निकालनी है, हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। एक से पेनल्टीज, ठीक है। और पेनल्टीज निकालने का सिंपल फंडा है लास्ट टू मिनिमम एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन। जैसे मैंने कहा हर रो और हर कॉलम की निकालना है, तो जिस भी रो की या जिस भी कॉलम की पेनल्टी निकालना है ना, तो उसमें से आखिरी के 2 मिनिमम एलिमेंट देखो, आखिरी के 2, मतलब अगर मान लो 2 है, 4 है, 6 है एंड 1 है, तो लास्ट 2 मिनिमम कौन है? 1 एंड 2। अगर इन चारों में मुझे लास्ट 2 मिनिमम देखना है तो कौन है? 1 एंड 2। उनका सब्ट्रैक्शन मतलब पेनल्टी, उनका सब्ट्रैक्शन मतलब क्या? पेनल्टी। सो गाइज अगर मैं बात करूँ S1 की,
S1 के रो में, S1 के पूरे रो में लास्ट 2 मिनिमम एलिमेंट कौन है? 5 एंड 7। 5, 7, 10, 20, उसमें से आखिरी के 2 मिनिमम 5 और 7, उनका सब्ट्रैक्शन, खत्म। सिंपल है, एकदम बच्चों का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से बिल्कुल करते रहो। अब ये हर रो और हर कॉलम में करना है। तो 5 एंड 7 का 2, अगेन S2 में देखो, S2, अब S2 में सबसे लास्ट 2 मिनिमम, अगर मैं S2 को देखूँ तो 8 एंड 9, पेनल्टी इज 1। लास्ट 2 मिनिमम ढूंढो, डिफरेंस लो, लास्ट 2 मिनिमम ढूंढो, सब्ट्रैक्शन लो। S3 5 एंड 7 3, देन S4 1 एंड 0 1, S5 5 एंड 3 2। बराबर, आपने क्या किया? हर रो को पकड़ा और उसमें से आखिरी के 2 मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया, आपको पेनल्टी मिल गई। सेम दोस्तों कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम 4 3 1, देन 7 9 2 1 5 4। देखो 1 है और 5 है। आप बोलोगे सर ये 5 ले कि ये 5 ले? अरे भाई क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी 5 लो, है ना। हमें तो सब्ट्रैक्शन करना है, बस दिखाना थोड़ी हमने कौन सा 5 दिया। सो 1 एंड 5 4, 0 एंड 7 7। हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी होने के बाद ही रुकना है। पहले तो सब रो और कॉलम की पेनल्टी लो और फिर अब क्या करना है, ध्यान देना। एक बार आपने पेनल्टी ले ली, ये हुआ पहला राउंड पेनल्टी का। अब आपका पहला अलोकेशन कैसे आएगा? सारे पेनल्टीज में जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है, आई रिपीट, सारे पेनल्टीज में जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है उसको पकड़ो और वहाँ उसके रिस्पेक्टिव रो या कॉलम में जो भी मिनिमम एलिमेंट है उस पर अलोकेशन दे दो। ठीक है, जैसे इन सब में सिर्फ रो वाइज कॉलम वाइज ऐसा नहीं, सबको मिला के सबसे हाईएस्ट पेनल्टी कौन है? 7। बस 7 को पकड़ो और उसके रिस्पेक्टिव रो में या कॉलम में, मुझे बताओ 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे हाईएस्ट पेनल्टी यहाँ मिलती कहीं तो वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता। ठीक है, तो आपको बस सबसे मैक्सिमम पेनल्टी ढूंढना है और उसके रिस्पेक्टिव रो में जहाँ भी या कॉलम में जहाँ भी मिनिमम कॉस्ट है, लीस्ट कॉस्ट है, वहाँ पे अलोकेशन डाल देना है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है 7, उसके कॉलम में सबसे लीस्ट आइटम है 0, यहाँ पेनल्टी दे दो। पेनल्टी कैसे दोगे? सेम तरीका भाई, सप्लाई 40, डिमांड 10, जो मिनिमम पटक दिया, ये माइनस, जो खत्म, जो 0 वो खत्म। अब क्या सर, फिर से भाई पेनल्टी का नया राउंड, फ्रेश पेनल्टीज। तो पता है ये नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट कॉस्ट से थोड़ी वास्ट है, लेकिन यार फिर फ़ायदा भी तो इसी में ना। एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी ये है और प्रैक्टिकली भी ज़्यादा बेस्ट ये है। तो थोड़ी मेहनत आपको करनी है, बार बार पेनल्टीज़ लेना है, बार बार हाईएस्ट ढूंढना है और उसमें लीस्ट कॉस्ट पे एलोकेशन देना है। चलो, तो ये था पहला राउंड। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे दूसरे राउंड के लिए, ध्यान से। फिर से पेनल्टीज। अब देखो यहाँ पे तो पेनल्टी 1 ही रहेगी। अगर कॉलम कट हुआ है ना तो बचे हुए कॉलम की पेनल्टी कभी नहीं बदलती। रो कट हुआ है तो बचे हुए रो की पेनल्टी कभी नहीं बदलती। ये कॉमन सेंस है, ये आपको देखो प्रैक्टिस से समझ में आएगा। क्योंकि देखो यहाँ तो मिनिमम 3 और 4 ही है तो पेनल्टी 1 आएगी। सेकंड कॉलम में 7 एंड 9 ही है, ये थोड़ी कटा ना, तो पेनल्टी 2 ही आएगा, 1 4। तो अगर कॉलम कटा है तो बाकी कॉलम की पेनल्टी आंखें बंद करके लिख दो और रो की बराबर से ढूंढो। ठीक है, अब पहला राउंड हो गया, पहले राउंड का अब ये वैल्यूज़ हमें नहीं देखना है वापस। अब अगला राउंड शुरू हो रहा है पेनल्टी का। तो देखो फर्स्ट रो में पेनल्टी कितनी आएगी? 7 कट चुका है तो लास्ट 2 मिनिमम कौन है? 5 और 10, यानी पेनल्टी आई 5। नाउ 9 एंड 12 पेनल्टी इज 3, 4 एंड 7 पेनल्टी इज 3, 0 कट चुका है, 1 एंड 7 पेनल्टी इज 6 एंड 3 एंड 5 पेनल्टी इज 2। ठीक हो गया सब। ये तो कट गया है तो यहाँ पे डैश दे दो, जो कॉलम कट गया, रो कट गया, वहाँ पे डैश दे दिया करो। अब अगेन हाईएस्ट पेनल्टी देखो दोस्त, इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी कौन है? इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी है 6, सब में, रो और कॉलम में। वहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रही? 6 रो को। अब इसके रिस्पेक्टिव रो में जो सबसे मिनिमम है वहाँ अलोकेशन दे दो। तो 6 में सबसे मिनिमम कौन है? 1, क्योंकि 0 कट चुका है तो 6 के रो में सबसे मिनिमम कौन है? 1, यहाँ अलोकेशन दे दो। कैसे दोगे? 30 एंड 20, सो यहाँ आया 20, तो ये 30 माइनस 20 10, ये हो गया 0, जो 0 वो कट। फिर से इन पेनल्टीज को भूल जाओ, फिर से नया राउंड पेनल्टी। अगेन कॉलम कटा है तो जनरली कॉलम की पेनल्टी एज इट इज रहती है, ये 1 ये 2,
अब रो की पेनल्टी, ये डैश ये डैश, कहीं पर भी लग रहा है सर फास्ट हो रहा है, बिंदास बोलो। अब यहाँ देखो 10 20 10, 9 13 4, 4 15 11, 7 14 14, 3 12 9, दो आइटम तो बचे, तो सीधा उनका डिफरेंस ले लो। अब लास्ट टू मिनिमम देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दो बचे, उनका डिफरेंस ले लो। और इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी देखो कौन है, इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी है 11। अब 11 रिप्रेजेंट कर रहा है थर्ड रो को। अब इसके रो में सबसे मिनिमम कौन है, इसके रो में सबसे मिनिमम है 4। एक सेकंड, काम नहीं कर रहा है, हाँ चलो, इसके रो में सबसे मिनिमम कौन है 4। तो गाइज यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 60, कितना दोगे 30, जैसे 30 दे दिया ये 0 हो गया, इसको अभी भी 30 चाहिए, तो जो 0 वो कट, फ्रेश रो कट हो चाहे कॉलम, फ्रेश पेनल्टी खेलते रहना है। अब देखो यहाँ 3 and 13, 3 and 10 सॉरी 7, अगला राउंड, ये राउंड अब भूल जाओ। 3 and 10 पेनल्टी 7, देन अगला कॉलम 7 and 9 पेनल्टी 2, ये कटा ये कटा। अब इस बार देखो रो कट हुई है, तो जनरली पहली वाली पेनल्टी रहेंगी यहाँ पे 10 4, ये कट गया 7 9। हाईएस्ट पेनल्टी कौन है, इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी है 10 बराबर। इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट कौन है, इसमें सबसे लीस्ट कॉस्ट है 10। देखो इस 10 के रो में, यानी फर्स्ट रो में सबसे लीस्ट अभी 10 और 20 तो बचे, यानी सबसे लीस्ट कौन आएगा 10। यहाँ पे है 10, यहाँ पे 30, 10 दे दो, ये हो गया 20, ये हो गया 0, जो 0 वो कट, जो 0 वो कट, फ्रेश पेनल्टी। अब क्या आएगा 3 और 13 10, 3 और 13 10, 9 और 7 2, कटा कटा। पास नहीं हो रहा है ना, समझ रहा है सबको, कोई भी डाउट किसी को? नाउ यहाँ पे ये कट गया ये कट गया, बाकी देख लो 4 7 9, तो हाईएस्ट पेनल्टी कौन है इन सब में, इन सब में हाईएस्ट पेनल्टी है भाई 10। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10? 10 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट, फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम एलिमेंट है अभी भी 3। यहाँ पे 50, यहाँ पे 20, यहाँ हम 20 दे देंगे, ये 0 हुआ, ये 30 हुआ, जो 0 वो कट, जो 0 वो कट। नाउ स्टॉप गिविंग पेनल्टीज, अब पेनल्टी देना स्टॉप करो। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या, हमने 1 2 3 4 5 बस 5 बार ही पेनल्टी देना है? ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल क्या है वो समझो। तब तक पेनल्टीज खेलते रहो जब तक आपको सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा हुआ ना मिले। कब तक पेनल्टीज देना है? जब तक सिंगल रो या सिंगल कॉलम बचा हुआ ना मिले। गाइज मुझे बताओ, भले ही रो अभी भी बाकी है, S2 बाकी है, S4 बाकी है, S5 बाकी है, ये कट नहीं हुआ है, लेकिन कॉलम देखो, कॉलम में बाकी सारे कॉलम कट हो चुके हैं सिवाय D2 के। सिंगल कॉलम, अब आप पेनल्टी दे ही नहीं सकते ना। यहाँ पे स्टॉप, पेनल्टी को स्टॉप करने का रीज़न क्या है पता है? अब आप चाहकर भी पेनल्टी दे नहीं सकते। कैसे? अब मुझे बताओ, आप यहाँ तो पेनल्टी दे दोगे, ध्यान से देखो, आप यहाँ तो पेनल्टी दे दोगे 7 और 9, इस यहाँ ये कट गया डैश डैश डैश, 7 और 9 का डिफरेंस 2, लेकिन रो वाइज पेनल्टी कैसी दोगे? क्योंकि पेनल्टी के लिए आपको 2 एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन लेना होता है, लेकिन S2 में तो अब सिंगल एलिमेंट बचा, S4 में तो सिंगल एलिमेंट बचा, पेनल्टी दोगे कैसे? और इसीलिए याद रखो कि पेनल्टी आपको तब तक देते रहना है जब तक सिंगल रो या सिंगल कॉलम नहीं बचे। अब मेरे पास रो तो अभी भी 3 है बट कॉलम एक ही बचा, स्टॉप। तो सर सॉल्यूशन हो गया? सॉल्यूशन नहीं हुआ, पेनल्टी देने का प्रोसेस खत्म हुआ। अब क्या करना है? अब बचे हुए मैट्रिक्स पे, बचे हुए एलिमेंट पे लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करनी है, जो कि अब आप पूरी तरह फैमिलियर हो। सेकंड नंबर की मेथड, कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 9 7 और 12, तो इन पर आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई कर देनी है। चलो लीस्ट कॉस्ट मेथड पे आ जाओ। लीस्ट कॉस्ट मेथड 9 7 12 में सबसे मिनिमम 7, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 60 है, तो हम 10 देंगे, ये 0 हुआ, ये 50, जो 0 वो कट। नाउ 9 एंड 12, तो सबसे मिनिमम 9, यहाँ 20 है और यहाँ 50 है, तो 20 दे देंगे, ये 30 हुआ, और यहाँ 20 देकर ये कट। एंड लास्ट देखना, लास्ट 12, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, बल्ले बल्ले, ये भी 0, ये भी 0, खत्म।
देखो कोई भी डिमांड अनसेटिस्फाइड रही, कोई भी सप्लाई एक्सेस में रहा नहीं, एवरीथिंग इज सेटिस्फाइड। अगर कुछ रहा तो पक्का आपने मिस्टेक की है, ये बात भी याद रखो। अगर स्टार्टिंग में आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल आया है और पूरा सॉल्यूशन होने के बाद आपको लग रहा है कि यार D2 को तो अभी भी 10 आइटम नहीं मिले, या S4 के पास अभी भी 50 आइटम बच गए, तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक 100% किया है। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल है ना, तो आखिरी सॉल्यूशन आपका हमेशा सेटिस्फाइड ही होता है, यानी ना डिमांड बची है ना सप्लाई बचेगा। क्लियर? अब तो खेल पता है आपको, कहाँ से कहाँ पर कितना ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ये आपने बेस्ट साइंटिफिक मेथड से निकाल लिया जिसका नाम वैम है। अब टेबल में बता दो, टेबल में बता दो। ये पेनल्टीज़ जो हमने निकाली ना, उसको ऐसे कट मत करते जाओ, ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया था कि अब इन पेनल्टीज़ को ध्यान में नहीं लेना है। ठीक है, पेनल्टीज़ दिखना चाहिए एग्जामिनर को कि आपने हर राउंड में कैसी पेनल्टी निकाली। चलो, सो फ्रॉम सप्लायर यानी सोर्स, डेस्टिनेशन, टेबल अपना सेम, ट्रांसपोर्टेड क्वांटिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बता दो क्या बात है। प्रसाद का आंसर आया है, बस बाकियों ने क्रॉस चेक करो क्या प्रसाद ने सही आंसर दिया है। बाकी लोगों ने बस एक बार मुझे बताओ क्या प्रसाद ने सही आंसर दिया है, कि प्रसाद ने जल्दबाजी कर दी। S1 D1, S2 D2, S3 D1, S4 D2, D3 D4। S4 से देखो D2 में भी जा रहा है, D3 में भी जा रहा है एंड D4 में भी जा रहा है, एंड S5 से D1 D2, S5 D1, S5 D2। ठीक है, क्वांटिटी देख लो 10 20 30, 10 20 30, 10 20 10 20 30। अब कॉस्ट निकाल लो, 10 इंटू रिस्पेक्टिव आइटम, सो 10 इंटू 10 100। कॉस्ट कैसे निकालते आपको पता है, एक यूनिट का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंटू क्वांटिटी, सो 180 120 180 120 70 20 0 70 20 0 60 एंड 360 60 एंड 360। एक बार बताना ये आंसर कितना आया। चार सौ देखो ये हो गया 400 490 550 एंड ये हुआ 910। प्रसाद जल्दबाजी गाइस क्लियर है। 910 आंसर आ रहा है। देखो फिर भी तीनों मेथड में नॉर्थ वेस्ट ने दिया 1290, उससे काफ़ी कम लीस्ट कॉस्ट ने 960 लीस्ट कॉस्ट ने, और उससे भी कम वैम। क्या कहा था मैंने, तीनों में सबसे बेस्ट मेथड है वैम, हेंस इट इज प्रूव्ड। तीनों में सबसे बेस्ट मेथड है वैम, और वैम ने ही सबसे बेस्ट कॉस्ट दिया है। ठीक है, यस अभिश्री करेक्ट है, प्रसाद गलती सुधारो, साइली बिल्कुल सही। एंड गाइज दिस इज ऑल अबाउट वैम मेथड, प्रसाद 940 भी नहीं रे दोस्त, 910। कहाँ पंगा हो रहा है प्रसाद, कैलकुलेशन में हो रहा है या वैल्यूज गलत लिख ली। 910 100 180 120 यही हो गया 400 470 490 550 550 प्लस 360 910। ठीक है, सो गाइज ये वास्ट टॉपिक है। मैंने कहा ना ये टॉपिक देखो तो 12th में भी है कॉमर्स में, लेकिन बेसिक लेवल, आपको ह्यूज लेवल पे, ये फाइनल तक है बराबर। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगी
IQ लेवल आपकी भी बढ़ रही है, उस तरह इसकी डिफिकल्टी भी बढ़ रही है और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, डोंट वरी, हर चीज़ समझेंगे। तो अभी तो आपने बेसिक समझा है कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, उसमें आप कैसे करते हो, मतलब एक तरीका क्या है, 2 टाइप के सॉल्यूशन आप निकालते हो, क्लियर। दोनों में आप, एक होता है इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जिसकी 3 मेथड है, और कोई भी क्वेश्चन मैट्रिक्स अगर सामने तो पहले इनिशियल सॉल्यूशन निकालना ही होगा, डायरेक्ट बेस सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। तो इनिशियल सॉल्यूशन निकाल लिया, उसके बाद फिर अब इस पर बेस सॉल्यूशन निकलता है यूजिंग मोदी मेथड। पता है अब मोदी मेथड इस पे अप्लाई नहीं होगा, मोदी मेथड इस ओरिजिनल क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होगा, नहीं, मोदी मेथड अब इन सॉल्यूशंस पे अप्लाई होगा जो आपने वैम से या लिस्टकॉस से या नॉर्थ वेस्ट से निकाला है। अब वो कैसे होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन डायरेक्ट मोदी मेथड स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे उन बेसिक फैक्टर पे जो हमें कभी कभार मॉडिफाई करना होता है। जैसे मैंने कहा अगर डिमांड और सप्लाई इक्वल नहीं तो क्या करें, बराबर, तो हम देखेंगे। अगर मैट्रिक्स मिनिमाइज का ना देते हुए मैक्सिमाइज का दे दिया तो क्या करें, तो हम देखेंगे। तो बहुत सी चीज़ें अभी भी हमें देखना है दोस्तों, जो हम समय समय पे बेशक देखेंगे। इसी तरह यूट्यूब लाइव में मिलते रहेंगे। आप लोग जो टॉपिक पढ़ चुके हो रिवाइज करके आओ और एकदम अटेंटिव और एक्टिव रहो, कमेंट में फटाफट आंसर देते रहो। मैं इस वे से पढ़ा रहा हूँ कि एक लेमन भी समझ जाए, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग बाद में और कितने लोग देखने वाले हैं आपको मुझे नहीं पता, तो कोई भी नया इंसान देखे उसको ये समझ में आए, मैंने उस तरीके से पढ़ाया है। लेकिन आप लोग जिसका ये टॉपिक हो चुका है उन्होंने थोड़ा सा और रिवाइज करके आओ, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय। सो बाय गाइज, बाय बाय बाय। कोई क्वेरी होगी किसी की तो पूछो, मैं तो बाय बाय बाय, ठीक, चलो बाय।